अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी यूएस फ्रीजेस इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग फॉर पाकिस्तान। मेजर राइट मेजर गोरवारा की वीडियो है जी। और सुना है जी प्रोड्यूसर भी जो हैं वो छोड़ चुके हैं, ये उनकी लास्ट वीडियो है इसलिए हम ये लेके आए हैं, नहीं तो लेटेस्ट वीडियो भी थी एक। तो बहरहाल अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर वली सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स दोस्तों, इसके पहले कि हम आगे जाएं इस वीडियो में, द चाणक्य डायरीज, आप द चाणक्य डायरी जरूर खरीदिए। और दिस हैज द लेटेस्ट एंड सम ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिकल्स बाय सम ऑफ द फाइनेस्ट ऑथर्स जो कि जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स पे लिखते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये मैगजीन पढ़ के। टॉप क्वालिटी मैगजीन है, टॉप क्वालिटी मैगजीन, वेरी वेल क्यूरेटेड, एंड I can assure you that this is India's finest magazine on defense and geopolitics. इससे बेहतर मैगजीन अगर आपको मिले तो आप मुझे जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए एंड Amazon will send you this magazine right away. Cheers. प्रोड्यूसर ने रिजाइन कर दिया है ऑन अ सीरियस नोट, और प्रोड्यूसर जा रहा है किसी और कंपनी में काम करने के लिए। सो पहली चीज, वी वुड लाइक टू थैंक प्रोड्यूसर, एंड प्रोड्यूसर थैंक यू फॉर ऑल योर सर्विसेज। अबे तुम नेता वेता मत बनो, ऐसे नमस्ते कर रहे हो, नेता वेता बन रहा है। तो दिस इज द लास्ट एपिसोड प्रोड्यूसर, उसके बाद ही विल लीव। टुमारो इज हिज लास्ट वर्किंग डे, और कल फिर प्रोड्यूसर के लिए हम केक शेक काटेंगे और वी विल जनरली say goodbye to the producer. It was a very good innings and we loved working with you. Sir, thank और यहाँ से कभी भी गुजर रहे हो, stop over for a cup of tea, black coffee actually. ब्लैक कॉफी सर। ठीक है, अब आखिरी एपिसोड शूट कर रहे हैं हम। चलो प्रोड्यूसर बताओ क्या है खबर। सर आखिरी एपिसोड में जो वीजा बैन लगा उसी पे बात करते हैं आज। बोलो बोलो ना। 75 देशों पे वीजा बैन लगा, जिसमें अच्छे खासे नाम है सर। उसमें से पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी नाम है। हाँ, पाकिस्तान इस नाम आने के बाद से उम्मीद से हो गया है सर। है? जाते जाते अश्लीलता नहीं छोड़ रहा लड़का। यहाँ बताओ क्या उम्मीद से हो गया। कह रहा है कि उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। यार देखो ना, सुनो, कल भी मैं एक टेलीविजन शो पे था, वहां पे पाकिस्तानी गेस्ट यही पूछ रहे थे कि भाई और भी तो देश हैं, और भी तो मुल्क हैं जिनका नाम इसमें है, तो आप पाकिस्तान को सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं। वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है कि पाकिस्तान को, भाई इंडियन मीडिया पाकिस्तान 75 देश हैं, उसमें से एक पाकिस्तान है। फिर वो ये कहने लगे कि साहब आप ये देखिए कि क्या आप ये कह रहे हैं कि बाकी जितने भी और देश हैं वो भी पैरासाइट्स हैं। तो यार दो बातें हैं इसमें प्रोड्यूसर, मैं बताता हूं। पहली चीज तो ये है कि किसी और मुल्क ने चापलूसी नहीं करी। इतना अपने गैरत को दांव पे लगाना, जो बची कुची खुरचन वाली गैरत है इनकी, इतनी चापलूसी करना, इतनी शू पॉलिशिंग करना, इतनी एप्पल पॉलिशिंग करना, उसके बाद ये होना, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है ना। इसमें और देश भी हैं नो डाउट, पर वो देश ये कह सकते हैं कि यार ठीक है हम नहीं झुके और हम इसका प्राइस पे कर रहे हैं। हम नहीं झुके और हम इसका प्राइस पे कर रहे हैं, झुकेगा नहीं। तो कई ऐसे देश हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में है। फिर वो जो गेस्ट थे, पाकिस्तानी गेस्ट टेलीविजन पे, उन्होंने ये बोला कि भाई तो भारत के ऊपर भी तो टैरिफ लगे हैं बहुत ज्यादा। तो वही चीज है, हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा एंड वी आर रेडी फॉर टैरिफ्स। भाई 50% क्यों, 500% टैरिफ की बात हुई है ना। जो ईरान से तेल खरीदेगा, नहीं ईरान से तेल खरीदेगा 25%, जो रशिया से खरीदेगा 500% की बात करी। वी आर रेडी फॉर दैट। हमने तो ऐसा नहीं बोला कि हम तेल खरीदना बंद कर देंगे रशिया से। और जो ऊपर नीचे प्राइस हो रहा है या रशिया से हम कम ज्यादा खरीदेंगे, दैट इज बिकॉज हमें जहां से फायदा होगा वहां पे खरीदेंगे। यहां पे रशिया पॉइंट नहीं है, यहां पे भारत पॉइंट है ना। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि पाकिस्तानियों को मैंने बहुत, कल पाकिस्तानी थे वो गेस्ट, तो उनसे मैंने समझाने की कोशिश करी कि भैया आपका तो फील्ड मार्शल जमीन पे लेट गया था। आपका जो प्रधानमंत्री है उसने बोला कि सर आप ब्रश मत मारिए जूतों पे, मेरी जबान काफी है, मेरी जबान काफी है सर, मैं इसको कबाब समझ के चाट लूंगा कबाब। और चाटा भी उसने कबाब समझ के, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कबाब के बाद जो जवाब था वाह वाह। लेकिन सर मैं सोच रहा हूं कि अगर ये जिन के लौंडे को भेज दें एक बार मजा ना करा दिया ना
तो पैसे वापस। वो कर देगा, वो कर देगा काम। देखो जिनका लौंडा अगर चला गया ना वो कर देगा हिसाब। अच्छा तुम करो, ज्यादा फालतू की बात मत करो। नहीं सर, वही हम पूछ रहे थे कि सर वो सरबजीत नामी है ना, सरबजीत कौर, याद है? वो जो लेडी थी इंडियन वुमन हु वेंट, एक कथित तौर पे उन्हीं का वीडियो आया है, तो कह रही हैं कि आप हमको बुला लो वापस प्लीज। अपने एक्स हस्बैंड को बोल रही हैं कि प्लीज मुझे बुला लो, यहाँ पे मैं टूट चुकी हूँ, मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, ये है वो है। नहीं तो गई क्यों वो? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। शी डिड नॉट नो दैट शी वाज गोइंग टू पाकिस्तान। प्यार में। यार एक बात बताओ, ये शी इज गेट, इट्स नॉट अबाउट प्यार, बात प्यार की नहीं है, बात यह है कि हाउ कैन यू गो टू पाकिस्तान? आपने सोचा कैसे कि आप पाकिस्तान जाएंगे और इंसाफ होगा वहां पे? शी कन्वर्टेड टू इस्लाम, तभी शादी हुई है उनकी, ठीक है। उन्होंने घर छोड़ा अपना, उन्होंने अपना मजहब छोड़ा, और 2 महीने के बाद वो कहने लगे कि गलती हो गई। तो आपको क्या लगा था कि आप सब कुछ देखो? शी लेफ्ट हर किड्स इन इंडिया, आपने अपने हस्बैंड को छोड़ा, चलो ठीक है, वो एक बात मानी कि ठीक है आपके हस्बैंड से नहीं बनती, आपने अपने बच्चे छोड़ दिए जो कि आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप तो बहन जी रहिए, वहीं पर रहिए, अब यू लिव देयर इन पाकिस्तान, एंजॉय योर सेल्फ। वो कह रहे हैं हाँ पार्टी हार्ड, पार्टी हार्ड, क्योंकि नहीं, व्हेन यू गो टू पाकिस्तान, ठीक है, आप ये अब यही बात है कि मैं गटर में पैर रखूं फिर मैं बोलूं यार बदबू क्यों आ रही है, यार बदबू नहीं आनी चाहिए, मुझे बुरा लगा कि बदबू, अबे देख रहे हो गटर है। अब आई डोंट नो यार, आई विश द बेस्ट फॉर हर। इफ शी इज सफरिंग देन वी शुड नॉट से थिंग्स लाइक दैट। उसको इंडिया आना है। अब आई डोंट नो, आई कैन नॉट स्पीक फॉर हर हस्बैंड, वो तो हस्बैंड और वाइफ के बीच का मामला है। लेकिन किसी को भी मैं कहता हूं कि डोंट, बड़े लोग गए थे पता है बीच में, ये हुर्रियत वाले बड़ा कहते थे कि हम कश्मीर से ना बच्चों को कि हम आपको पाकिस्तान भेजेंगे डॉक्टरी पढ़ने के लिए। एक्चुअली पाकिस्तान स्पॉन्सर करता था, हुर्रियत को पैसा भेजता था, हुर्रियत वो करता था, लोगों को भेजता था पढ़ने के लिए, कश्मीरियों को कि डॉक्टर बनो। तो डॉक्टरी वॉक्टरी बड़े लोग गए हैं वैली से एक जमाने में। पाकिस्तान में क्या डॉक्टर? अब ये एक अलग सवाल है कि पाकिस्तान का डॉक्टरी से क्या लेना देना। या तो के लिए मैं डॉक्टर ही था भाई। हाँ लाल, ही इज राइट, फ्रीडम फाइटर सही बोल रहा है। फ्रीडम फाइटर जो है ही इज नॉट रॉन्ग। उनका सोच रहा हूँ कि किडनी का ऑपरेशन करेगा। वो पूरा नहीं पढ़ा देगा। तो चलो ठीक है, और बताओ। सर वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी इसकी, जो हुई थी ना वहां पे, उसके बाद बोला गया कि कौर और हुसैन ने एक फाइल पिटिशन की थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें पुलिस कहा था कि पुलिस ने उनके घर पे इलीगल रेड्स की हैं, उनको परेशान किया है, और शादी खत्म करने के लिए उन पे प्रेशर डाला जा रहा था। नहीं तो इस्लाम में मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इस्लाम में जैसे हिंदुओं में होता है ना कि शादी हम कहते हैं 7 जन्म का बंधन है, एंड इट इज सपोज टू बी समथिंग दैट इज स्पिरिचुअल, ठीक है। फिर आप वो अग्नि के साथ, अग्नि को साक्षी मानते हुए आप, तो ये हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में जो शादी है उसमें इट इज सपोज टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली। 2 लोगों के बीच में एक करार है, एक अग्रीमेंट है 2 लोगों के बीच में कि हम अग्री करते हैं, आप अग्री करते हैं, इतना ये होगा, इतना ये होगा, इतना ये होगा, इतना ये होगा, इतना ये होगा। तो ये है। पुलिस तंग कर रही है तो भाई एक बात बताओ, पुलिस तंग कर रही है, राइट? या तो इन लोगों ने, या इस लेडी ने, सरबजीत कौर जो है, या तो इसने पूरी वहां के शादी करने के लिए इसने 4 चीजें बोली होंगी कि मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है करवा दो शादी। अब बाद में पता लगा कि शी वॉज नॉट एबल टू डिलीवर ऑन द गुड्स, कि भाई मेरे ये कॉन्टैक्ट है भारत में, मैं ये इन्फॉर्मेशन ला सकती हूँ, क्योंकि ये सब तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ ना। हाँ, पहला जत्था गया था जो उसमें, हाँ, उसमें ये तो ऑप सिंदूर के बाद हुआ है। तो भाई स्टोरी तो वही है। जो वो मैं पढ़ रहा था सर, उसका जो आया है कथित तौर पे ही ऑडियो कहा जा रहा है, अभी तो कोई उसकी प्रूफ नहीं है। तो उसमें कह रही है कि देखो मैं बहुत टूट चुकी हूँ, अपने एक्स हस्बैंड को बोल रही, देखो मैं बहुत टूट चुकी हूँ, इसलिए मैं आऊंगी तो मेरे से गुस्सा मत करना, मेरे को डांटना।
तुम्हें क्यों हंसी आ रही है भाई? डोंट छोड़ो, don't do this यार. अब if poor woman, she's been stupid. Sorry. That's okay. भाई है बस. She's been stupid, but उसकी मिजरी है यार. छोड़ो जो भी है. और बताओ. सर एक सवाल है और मैं इसका थोड़ा सा डिटेल में सवाल. एक सवाल है सर. सवाल जो है. हाँ. उसका डिटेल आंसर चाहिए सर मुझे थोड़ा आपसे. हाँ. इसके कुछ नहीं डिटेल आंसर. इसके क्वेश्चन खत्म हो गए. मैं बता रहा हूँ आपको. समय 10 मिनट बाकी है. इसके क्वेश्चन खत्म हो गए तो उसको डिटेल. ये चाहते हैं कि हम चौं करते रहे 10 मिनट तक. फिर बोलेगा गोपाल से पूछेगा, गोपाल कहेगा 20 मिनट हो गए, टाइम खत्म, पैकअप. ये चल रहा है. कोई सवाल कोई लंबा. हाँ बोलो. तो सर मैं जानबूझ के छोटा दूंगा जवाब. हाँ. सर मेरे सवालों पे आपने छोटे छोटे जवाब दे दिए. मैं तो लेके आया था कब 2-2 3-3 मिनट के. मेरे सवाल आप छोटे कर दिए तो मैं क्या करूं. सवाल जो है मेरे सवाल जो है. बट नहीं, ये मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो सर मैं वैसे आपसे इस बारे में बात करने वाला था तो मैंने इसको शो में इंक्लूड कर लिया. हाँ. ईरान में कुछ भी होता है उसका असर इंडिया में डायरेक्ट देखने को मिलता है सर. हाँ. बिजनेस के तौर पे या आप लद्दाख में रैलियां हो रही हैं उसके तौर पे. रईसी की डेथ हमने देखी, उस पे भी इंडिया में उसका असर उस पे कुछ इन्फ्लुएंस देखने को मिला. असर अभी वहां पे अनरेस्ट चल रहा है. इंडिया को ज्यादा नजर रखनी पड़ी है सर. इसका एक बड़ा रीजन क्या हो सकता है सर? है क्या हो सकता है, क्या होगा कुछ ना कुछ, लेकिन वो क्या है? पहली बार मुझे पता लगा था इस चीज का. नहीं पता तो पहले से था जी, लेकिन जब कासिम सुलेमानी को मारा गया था ओके तो बहुत ये है. देखिए भारत में ना देयर आर बिग शिया पॉपुलेशन सेंटर्स. उनमें से लखनऊ एक है. लखनऊ हैज गॉट अ वेरी बिग शिया पॉपुलेशन. और मुझे नहीं लगता कि सी आई टेल यू व्हाट, एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है. माइंडसेट कैसे डेवलप होता है कि जब ईरान के ऊपर इतनी पाबंदियां लगी हैं और 40-45 साल से लगातार पाबंदियां लगी हैं. लोग कहते हैं कि ईरान ने अपनी मिसाइल फोर्स इतनी बेहतर क्यों बना ली. लोग ये कहते हैं ना कि ईरान ने इतनी बढ़िया बेहतरीन मिसाइल फोर्स अब लिख रही है कि भारत को मिसाइल फोर्स बनानी है. ईरान से सीखो. ईरान से देखो ईरान ने क्या सही करा क्या गलत करा. ईरान से क्यों ईरान से सीखो, मैं आपको बताता हूं. क्योंकि वेस्ट ने ईरान के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए. अमेरिका ने खास तौर से और बाकी मुल्कों ने ईरान के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए. जब सारे दरवाजे बंद कर दिए तो कहते हैं कि ना वो आविष्कार ही नहीं सर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. सो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो नेसेसिटी थी तो उन्होंने इन्वेंट कर लिया. तो एक सीज माइंडसेट आ जाता है. एंड एक बात ध्यान रखना है कि खमेनेई इज नॉट जस्ट द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज ऑल्सो द स्पिरिचुअल हेड. फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस. मैं स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल हेड वर्ड यूज नहीं करना चाहता, बट यस ही इज सीन एज अ सॉर्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल हेड. ओके. और ईरान इज द मोस्ट पावरफुल एंड बेसिकली ईरान जो है वो शिया इस्लाम का गढ़ है. हाँ. ठीक है. और एक बात माननी पड़ेगी आपको खमेनेई ना पसंद हो, मुझे भी नहीं पसंद है. अगर अमेरिका ईरान को तोड़ सकता और ईरान को झुका सकता, और मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका नहीं कर सकता है इन फ्यूचर, लेकिन अगर पास्ट में उनको ऐसा लगता कि वो कर सकता तो अमेरिका बहुत पहले कर चुका होता. नो डाउट. ईरान इज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट. ईरान इज नॉट पाकिस्तान. मैं कई बार बोल चुका हूं. मेरे कई ऑब्जेक्शंस हैं ईरानियन स्टेट को लेके. मुझे नहीं पसंद है ईरान की जो गवर्नमेंट है. आई डोंट लाइक द गवर्नमेंट ऑफ ईरान. आई डोंट लाइक द रूल ऑफ खमेनेई. I strongly condemn what they do, especially with regard to women and girls and all of that. I strongly condemn. Having said that, I will also say that Iran is not Pakistan. ईरान के लिए बहुत आसान है पता है, to become a rich country. It's very easy for Iran. All you have to do is tell the Americans that nuclear weapons हम छोड़ रहे हैं. ठीक है, हम nuclear weapons छोड़ रहे हैं. अरे एक बात बताओ, सऊदी अरब कट्टर नहीं है तो ईरान की कट्टरता से आपको कभी
ये जब ईरान कट्टर होता है तो ईरान की कट्टरता से लोगों को प्रॉब्लम होती है। कभी सऊदी अरब की कट्टरता से प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। सऊदी अरब ने मैनेज कर लिया ना अमेरिकन को। सऊदी अरेबिया हैज मैनेज टू मैनेज द अमेरिकन्स। ईरान ने बोला कि हमें मैनेज करना ही नहीं है। ईरान ने बोला कि हमें मैनेज ही नहीं करना, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी, भागो यहां से। तो ये चीजें हैं। कल अगर आप ये देखिए जिस तरीके से सऊदी अरब में तो बेसिस हैं यूएस के, आपको करना क्या है? आपकी खुद मुख्तारी अपनी तरफ। सबसे बड़ा मामला तेल का है। आप अमेरिकन को बोलिए कि तेल हम आपके हिसाब से बेचेंगे, फिर आप देखिए ईरान में दूध और शहद की नहरें ऐसे यूं। लेकिन वो उसके लिए आपको झुकना पड़ेगा एक बार। लेकिन सर ये होता है, अगर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, हाँ ये होता है हाँ तो अभी उछल रहा है एक जो देश जो उम्मीद से भी हो गया है कुछ दिन से, उसकी तो पूरी वजूद ही खत्म। बिल्कुल, यू आर राइट। इसका देखिए पाकिस्तान का जो पूरा वजूद है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। ईरान के ऊपर सैंक्शंस, ईरान के ऊपर सैंक्शंस एंड द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान। अगर ये दोनों चीजें आप नॉर्मलाइज कर दो, पाकिस्तान में कौन जा रहा है यार? देयर इज नथिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान वो कढ़ाई है, बिरयानी है, कोफ्ते हैं, ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। नहीं, देखो सुनो, पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान इज वेरी ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट और जियोपॉलिटिकली। वाई? Simply because modern armies want to go into Afghanistan. Nobody wants to go to Pakistan. भाई चाहे वो पहला फर्स्ट अफगान जिहाद हो 79 और 89 के बीच में, सोवियत फोर्सेस कहां गई थी? अफगानिस्तान। फॉर पॉलिटिकल रीजंस। वहां पे दो पॉलिटिकल पार्टी थी, खल्क और परचम, और वो कोल्ड वॉर था, वो अलग स्टोरी है, किसी और दिन सुनाऊंगा। जब अमेरिका ने इंटरफियरेंस करा CIA ने पहली बार, कहां पे करा? अफगानिस्तान में। पाकिस्तान ने तो अपने आप को बेचा। पाकिस्तान चुंगी नाका स्टेट है, जैसे DND है ना अपना, वो चुंगी नाका स्टेट है। पाकिस्तान का बेसिक मामला यह है कि यहां से जो राह हम दे देंगे तुम्हें और इसकी 150 रुपए की पर्ची कटा लो। इससे ज्यादा पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। और मैं किसी भी पाकिस्तानी के साथ इसके ऊपर, नॉट दैट आई विश टू एंगेज विद देम, बट मैं किसी के साथ भी डिबेट कर सकता हूं कि पाकिस्तान का अपना वजूद यूजलेस है। पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा। इसीलिए अगर कल ईरान में डेमोक्रेसी आती है और सैंक्शंस हट जाते हैं, ठीक है, बंदर अब्बास उनके पास है, चबाहर उनके पास है, पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है? कोई नहीं। देखो सीपैक बंद हो गया, इन्होंने जूते खाए, जी, कि तुमने सीपैक बंद कर दिया है। आज की तारीख में अफगान तालिबान बात कर रहा है किसकी? अफगान तालिबान इज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। नहीं, वखान अलग चीज है। ये इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान ऑब्वियसली। ये अब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है अफगान तालिबान। पाकिस्तानियों ने कभी सोचा था कि वो अफगान तालिबान जो कि लड़ाके हैं, जो कि वॉरियर्स हैं, वो आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे? वो इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, कह रहे चाबार में 35 मिलियन हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट का पैसा तो ईरान के पास जाएगा ना, भारत के पास थोड़ा ना आएगा। जो जमीन है, पूरा पोर्ट है, दैट एक्चुअली वी आर रनिंग इट, वी आर बिल्डिंग इट, बट दैट लैंड, दैट एंटायर थिंग बिलोंग्स टू द रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ना। वो तो ईरान का है ना मामला। फिर ईरान पे सर एक और चीज, सर आपने ट्रंप वाली बात की तो मुझे याद आया, मेरा कसम सही में क्वेश्चन खत्म हो गया था, लेकिन अब मुझे वो क्लिक किया है। ऐसा नहीं लगता कि सर ट्रंप और इजराइल इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं हमारा ये जो ऑपरेशन है, जो हम रेजिम चेंज की बात कर रहे हैं, वो फेल हो सकता है? इसलिए ट्रंप बात तो कर रहा है कि हम हेल्प इज ऑन द वे, ये वो, बट एक्शन नहीं आ रहा है। इजराइल भी बोल रहा है कभी रुक जाओ, अभी लोहा उतना गर्म नहीं है कि तुम हथौड़ा मार दो। ये क्यों कह रहा है हेल्प इज ऑन द वे? अब आप लॉजिक को इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो लॉजिक को। ये क्यों कह रहा है हेल्प इज ऑन द वे? आपको पता है क्यों कह रहा है? ये इसलिए कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप हेल्प इज ऑन द वे, और मैं चाहता हूं कि वो उसका जो ट्रूथ सोशल पे पोस्ट था उसको जरा स्क्रीन पे दिखाया जाए। वो इसलिए कह रहा है हेल्प इज ऑन द वे बिकॉज वो ये कह रहा है कि इससे फिर से उम्मीद बन जाएगी ईरानियों में, और फिर से वो सड़क पे आएंगे कि भाई अब तो मदद आ ही रही है। बीच में ये भी खबर आई है कि वो उनका एक कैरियर ग्रुप ईरान की ओर चल दिया है। तो ये सारी की सारी बातें देखो प्रोड्यूसर हो रही हैं, और इसका मैं बार बार ईरानी लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं
तो मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, लेकिन आप इस इंसान पे बिलीव मत करिएगा। डोनाल्ड मैं एक बात आपको बता दूं, आपकी यू माइट बी एनिमीज विद द स्टेट ऑफ इजराइल, बट यू कैन ट्रस्ट इजराइल, यू कांट ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप। You can trust Israel because if Israel says we will hit you, they will hit you. And that is what you need to know in an enemy. If Israel is your enemy, Israel has never said that we are your friends. Israel has never told Iran that we are your friends and let's talk. Israel has always maintained that we will hammer you and we want to finish your nuclear program and we want to have a regime change. Israel is very clear. Israel has never lied. झूठ नहीं बोला इसराइल ने। द लाइंग कम्स फ्रॉम अमेरिका, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? ट्रंप को कोई इंटरेस्ट नहीं है। even the killing of people in Iran, the protesters, Trump is using that as a tool. It's not that his heart is breaking that why are people being killed. It's not that. ट्रंप ये देख रहा है कि अगर मैं ऑपरेशन करूंगा क्या वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और ट्रंप का पूरा मामला है मिलिट्री इंटरवेंशन का तब जब उसको ऐसा लगे कि कुछ हो रहा है। अगर उसको ये लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, वो अपनी तरफ से नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ट्रंप का जो ग्राउंड है वो मॉरल नहीं है, वो जियोपॉलिटिकल है। आखिरी दो चीजें सर, 20 मिनट हो गए लेकिन मेरे सवाल हैं अभी। पहला, रजा पहलावी को कल उसने बोला कि आई डोंट थिंक कि पीपल ऑफ ईरान विल एक्सेप्ट हिज लीडरशिप, जबकि रजा पहलावी कह रहा है कि मेरे पास 100 दिन का प्लान है, ये है वो है, तमाम चीजें। दूसरा चीज, ये जो प्रोटेस्ट ईरान में शुरू हुआ है, ये तो रेजिम चेंज का प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुआ था, ये महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसका प्रोटेस्ट था। ये कोप अप कैसे कर पाएंगे सर दोनों चीजों को? कौन? ट्रंप, इजराइल और बाकी लोग जो रेजिम चेंज चाहते हैं। रजा पहलावी का नाम ले लेंगे तो देखिए, रजा पहलावी का नाम लोग इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि इसके अलावा और किसी का नाम है नहीं किसी के पास। देयर इज नोबडी एल्स। ठीक है, अगर कोई ये सोचता है कि कोई, देखिए रजा पहलावी हैज बीन लिविंग सिंस 1979, ही हैज बीन लिविंग इन द यूएस। ठीक है जी, अगर वो यूएस में रह रहा है, बीच में कभी ईरान गया नहीं, वो एक रोमांस है, एक रोमांस है कि साहब ऐसा शाह ऐसा हुआ करता था। लेकिन रजा पहलावी के बाप ने भी बहुत जुल्म करा है, तभी लोग सड़क पे आ गए थे। ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन थी, इट डिड नॉट स्प्रिंग आउट ऑफ थिन एयर। आप ये मत सोचना कि जो खुमैनी आए थे उन्होंने एक दिन लोगों को भड़का दिया, लोग सड़क पे आ गए। नहीं, वहां पे लोगों को शाह ऑफ ईरान के खिलाफ, शाह ऑफ ईरान बड़ा मॉडर्न था इन हिज आउटलुक, बट जब हम मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न मतलब कि शराब भी पिएगा और ये भी करेगा, वो भी करेगा, ऐसा भी करेगा। लेकिन अगर किसी को यह गलतफहमी है कि शाह ऑफ ईरान एक डेमोक्रेटिक बंदा था, वो शाह था। पहली एक बात ध्यान रखना, ही वॉज द शाह ऑफ ईरान, ही वॉज अ सिंगल रूलर, ही वॉज द सिंगल रूलर। और जब शाह ऑफ ईरान के खिलाफ प्रोटेस्ट हुई हैं, तो इससे कहीं ज्यादा लोग शाह ऑफ ईरान ने मरवाए थे ईरान के अंदर। तो किसी को भी गलतफहमी ना हो कि शाह ऑफ ईरान वॉज अ डेमोक्रेट। नो, ही वॉज नॉट, he was absolutely not. And in fact, शाह ऑफ ईरान, अमेरिका ने तख्ता पलट करवाया था, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को हटवाया था ईरान से, जो प्रधानमंत्री था ईरान का, और उसकी जगह शाह ऑफ ईरान को बैठाया था। तो इफ एनीबडी हैज एनी सॉर्ट ऑफ थिंग इन हिज माइंड कि बहुत शाह ऑफ ईरान के दिन बड़े रोमांटिक थे, वो बच्चे हैं ईरान में जिनको उनका पास्ट नहीं पता। शाह ऑफ ईरान ने खूब लोग कटवाए भाई, खूब कटवाए उसने लोग। देखो, ट्रंप को यह भी डर है, शाह ऑफ ईरान को क्यों लोग एक्सेप्ट करेंगे? जो रजा पहलावी है, द क्राउन प्रिंस और हुएवर इट इज, इसको क्यों एक्सेप्ट करेंगे लोग? वाई विल द ट्रंप का सोचना ठीक है एक लेवल पे, एट वन लेवल आई थिंक ट्रंप इज राइट। हाउ इज ही राइट? बिकॉज इफ अ लीडर कम्स फ्रॉम विद इन द पीपल, हाँ, राइट। सो आज की तारीख में ट्रंप ने अहमद अल शरा को क्यों बुलाया व्हाइट हाउस? अहमद अल शरा ने यह दिखाया कि वो दमिश्क ले सकता है। उसने दमिश्क लिया, उसने राज कायम करा, उसने सब कुछ करा, तब आया। आप ये नहीं कह सकते कि पहले मुझे व्हाइट हाउस बुलाओ उसके बाद। तो दे विल कीप रजा पहलावी एज एन ऑप्शन। ये हमारा ऑप्शन रहेगा, रजा पहलावी एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए, लेकिन हम इस पर पूरा पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि हमें यह नहीं पता कि 30-40 साल के बाद, 45 साल के बाद अचानक अमेरिका से इसको वापस वहां पर डालेंगे।
he was very young when he went away from Iran. तो इसको लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, या वापस ईरान केओस में चला जाएगा? Never forget that 20% of the world's oil passes through the Strait of Hormuz. कितना? 20%. 20%. भाई कोई नहीं चाहता कि ईरान में कलह हो, कलेश हो. ईरान में अगर कलेश हो गया तो ऑयल मार्केट्स के लेने के देने पड़ जाएंगे. वो बात की बात है ऑयल मार्केट्स के, क्योंकि ईरान का हब एंड स्पोक मॉडल है. ये मैं आखिरी चीज समझा दूं. ईरान का हब एंड स्पोक मॉडल है. ये तेहरान है और उनके कई दर्जनों आउटफिट्स हैं. ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक रातों रात शुरू हो जाएगा. आपको क्या लगता है इन्होंने सीरिया में अपने रॉकेट्स नहीं लगाए? आपको क्या लगता है इन्होंने यमन में इनके पास लॉन्ग रेंज रॉकेट्स नहीं है? क्या इनके पास इराक में मिलिशिया नहीं है? भाई मैं वो कह रहा हूं ना, आई डोंट लाइक द इरानियन रेजिम पर्सनली. आई डोंट लाइक इट. आई एम नॉट अ फैन एट ऑल. राइट? बट ईरान इज नॉट पाकिस्तान कि आपने एक टुकड़ा फेंक दिया, एक बोटी ऐसे फेंक दी तो पूंछ हिला के आ गया और सर आप जैसा कोई बंदा नहीं है, नोबेल प्राइज आपको मिलना चाहिए. कितना शर्मिंदगी वाली हरकतें उसने करी थी शहबाज शरीफ ने वहां पे शर्म अल शेख में शर्म नहीं आई उसको. और वो इनका है ना इनका जो फील्ड मार्शल है उसको वो दिखा रहा है कि रह रहते हैं ये खरीद. ईरान टूट जाएगा, ईरान झुकेगा नहीं. ईरान के नेचर में नहीं. अच्छा दूसरी एक और चीज है ना, सिविलाइजेशनल कंट्री है. इट्स अ सिविलाइजेशनल स्टेट. ईरान इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट. 5000 साल से पुराना उसका इतिहास है. साइरस द ग्रेट, और उस जमाने में जब वहां पे ज़ोरास्ट्रियंस रहते थे, एंड दे वर एक्चुअली द ज़ोरास्ट्रियंस वर द पीपल ऑफ ईरान एंड दे वर द रूलर्स ऑफ ईरान. दे वर द किंग्स एंड एम्परर्स ऑफ ईरान. जब हम बात करते हैं ज़र्क्सीज की जिसकी ग्रीक्स के साथ लड़ाई हुई थी, ज़र्क्सीज की या डेरियस की या साइरस की एंड ऑल दैट, दे वर नॉट मुस्लिम्स. तब तो इस्लाम आया भी नहीं था. तब तो क्रिश्चियनिटी भी नहीं आई थी जब ये ज्यादातर लोग लड़ रहे थे. तो इवन क्रिश्चियनिटी वाज नॉट देयर. तो ज़ोरास्ट्रियंस हैव बीन देयर सिंस. तो एक इतिहास है उनका. एंड द इरानियंस रिस्पेक्ट दैट लीनियज. इरानियंस जो हैं, इवन दो दे आर मुस्लिम्स, दे रिस्पेक्ट दैट लीनियज. इरानियंस इवन टुडे दे हैव नॉट सेड कि नहीं कि हम नहीं मानते. नो, दे रिस्पेक्ट दैट लीनियज ऑफ देयर्स. They respect the kings of the Zoroastrian kings who were there long back, जो Persians थे उनको. तो उनकी थिंकिंग अलग है इरानियंस की. कहा जाता है ना सर कि संस्कार ही सब कुछ है. खत्म करें फिर प्रोड्यूसर सर. तो दोस्तों इन द एंड इसको द चाणक्य डायरीज को अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे. और जो प्रोड्यूसर के नाम की सुपारी है जो मैंने आजमगढ़ के लोगों को दी, दैट इज स्टिल ओपन. प्रोड्यूसर यहां पे रहे न रहे, सुपारी बलिया, आजमगढ़, पूरे पूर्वांचल को सुपारी है. जहां मिले, सर्दी का मौसम है, एक बार हाथ जरूर सेक लेना इसको. ये मिल जाएगा बस स्टैंड में कहीं, रेलवे स्टेशन पे आजमगढ़ के पकड़ के कर देना प्रोड्यूसर का. ठीक है, ओके भैया, चलते हैं. राम राम. जय श्री राम. जी, सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि जी प्रोड्यूसर जो है वो छोड़ के जा रहे हैं. और वैसे इनकी केमिस्ट्री अच्छी थी, शुगर मेला लगा लेते थे. तो सम ऑफ पार्ट कहीं ना कहीं हमें लगता था कि यार बस करे, प्रोड्यूसर भाई बोर कर रहे हैं. लेकिन इन दी एंड महसूस होता है भाई कि वो एक बॉन्डिंग बनी होती है, एक चीज़ चल रही होती है और वो मज़ा आ रहा था. प्रोड्यूसर चेंज होते हैं, कोई और आते हैं, वो छोटे सीपी और वो जो है उनके वो बड़े सीरियस टाइप जो है वो क्वेश्चन करते हैं. बीच में जोक नहीं करना, थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि एक ही मौजू को और एक ही मूड को आप लेकर चलते हैं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. बहरहाल जी, हमारी टीम की तरफ से बेस्ट विशेस. सीपी हो सकता है कुछ दिनों तक जो है वो ये youngster लाइन जो है पकड़ ले, वो जो हाँ बिल्कुल, वो वो जिन्होंने बालों हल्का वाले. सा हल्की सी दाढ़ी रखी हुई है, मे बी तो होप सो के वो उनमें थोड़ा सा नजर आता है कि वो शुगर मेला लगाएंगे. होप फॉर अ गुड जी. एक अच्छी कॉम्बिनेशन और अच्छी जोड़ी जो है वो बननी चाहिए और होप सो कि उनका फ्यूचर भी ब्राइट हो. वो जहाँ पे कह लें कि अप्रोच कर रहे हैं और फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बेस्ट विशेस हमारी टीम की तरफ से. और बाकी स्टार्टिंग में जो है मौजू डिस्कस किया गया वही
ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और मैं कहूँ वो इनकी बात बिल्कुल ठीक है मेजर सर की कि पाकिस्तान में क्या लेने आई हो आप। तो वो क्वेश्चन जो है वो हंसी का बायस भी था, थोड़ा जोक भी था, उसमें थोड़ा सीरियसनेस भी थी कि यार एक तो बंदा हंसता है कि अच्छा पाकिस्तान में आ गए, अच्छा यहाँ से लोग निकलना चाह रहे हैं। इन रियलिटी मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यार कि मौका मिलता है निकलो यार यहाँ से, ठीक है, उसके बाद खुद सेटल हो और उसके बाद फैमिली को लेके निकल जाओ। ये सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जिस तरह की हो रही हैं, हम तीनों बैठे हुए हैं, हम तीनों को पता है कि भाई कानून नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पे, इंसाफ ना होने के बराबर है। आपके हाथ में ताकत ही नहीं है तभी आपके ऊपर जुल्म होता है। वो लोग कहते हैं ताकतवर बच जाते हैं ये और वो भाई हम जो है किस तरह अपनी जो है कानून का सहारा लें या किस तरह करें, क्योंकि वो भी ताकतवर का सहारा जो है वो देते हैं, उनकी साइड लेते हैं, ठीक है। आपके ऊपर जुल्म होता है जो भी होता है। अब यहाँ लड़की के साथ वो आई डोंट नो पीछे बिहाइंड स्टोरी क्या है, वो हस्बैंड वाइफ वाइफ के दरमियान क्या कन्वर्सेशन हुई, उनके दरमियान क्या बातचीत आगे फैमिली के साथ हुई, क्योंकि यहाँ पे फैमिली निज़ाम भी बड़ा एक किस्म का तगड़ा होता है कि लड़की बाहर से आई है, क्यों आई है, कहाँ की, अच्छा उससे कोई गलती दूसरी औरत से हो जाए, उसको ब्याह के लेके आए, वो पाकिस्तान की है, अपनी फैमिली की है, या फैमिली से चलो बाहर ही है, और उसको कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा, लेकिन उसको ज़्यादा होगा कि उस पे एक ये भी होगा कि तो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के आई है। बच्चों बीवी बच्चों को नहीं ओह नहीं सॉरी हस्बैंड हस्बैंड जो है बच्चों को, एक्सट्रीमली सॉरी अपनी बीवी क्या बच्चों सीरियस मैटर है यू कैन लाफ ऑन दैट इन अ सीरियस नोट हो जाता है बहरहाल बीच में वो, लेकिन ये है कि ये चीज़ें जो है वो उनको छोड़ के आई है, इनकी बात ठीक है कि वो इम्पैक्ट जो है वो भाई अलग होता है, और भाई उनको याद आ रही होगी अपने बच्चों की, और वो अब हस्बैंड के साथ वो मैसेज जो है वो मैंने थोड़ा बहुत सुना है, और वो जो है उसमें बातचीत हो रही है और वो उसमें जो है वो कह रही है कि गलती हो गई है मुझसे, तो वो मुझे बच्चे वाली वीडियो याद आ गई जिसमें वो पकड़ लेता है उसको, पता नहीं चोरी करते हुए या कुछ चीज़ चोरी कर रहा होता है कुछ गाली ऐसी, दे रहा होता शायद तो उसे मेरे पकड़ मुंह से लेता है, निकल तो गई कहता है मेरे मुंह से निकल गई, तो मतलब वो वाली सिचुएशन थी। वो मैं सोच रहा था यार इस पे अब लाफ नहीं करना चाहिए, दो रीजन है, एक तो हो सकता है एआई से क्रिएटेड हो, आजकल ये भी सिस्टम कल चल रहा है, तक साबित नहीं है। हाँ कंफर्मेशन नहीं है, हाँ वो कोई वीडियो कॉल या ऐसी कोई चीज़ होती है, या उसका हस्बैंड जो है वो कंफर्मेशन करता कि हाँ उसका मैसेज आया और ये आया और ये इस नंबर से आया, तो फिर कंफर्मेशन होती। वो ऑडियो वैसे मुझे सुनने को मिली और पता चला कि ये वो लड़की थी, और कहीं वीडियो क्लिप चल रहे थे उनके, तस्वीरें चल रही थी, जब वो आए मिले और वो सारा सिस्टम हुआ, तो ये चीज़ मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। तो नोबडी नोज़ भाई आप किसको मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आगे फ्यूचर में वो क्या बिहेव रखता है, क्या करता है, ये किसी को नहीं पता होता भाई। आप प्यार में होते हैं, वो भी होता है, और दोनों जब एक जो है रिलेशन में आते हैं, कह लें कि लिविंग रिलेशनशिप में, वो इस तरह का लिविंग है कि मतलब बातचीत करनी और आपको नहीं पता होता, नोबडी नोज़। लेकिन जब आप प्रॉपर उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में आते हैं, रहते हैं फैमिली के साथ, फिर फैमिली के जो रिश्तेदार क्लोज होते हैं वो किस तरह की बातें करते हैं, आप उनको कैसे हैंडल करते हैं, और जो है आपकी वाइफ जो है वो किस तरह उसको हैंडल कर रही है, या उसके घर वाले जो है किस तरह चीज़ों को जो है वो देख रहे हैं, ये बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं। फिर यहाँ पे आके कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। ये तो और उस वक्त भी जब देखा था लड़का, जब तस्वीरें देखी थी, जब ये शुरू में न्यूज आई थी, मत करना बात तो नहीं सीरियसली हमने तो उस वक्त भी कहा था कि ये पता नहीं क्यों इसके साथ जो है वो आ गई है इसके पास, तो ये ज्यादा देर टिकेगी नहीं। प्यार अंधा होता है। लेकिन ये है कि क्योंकि उसके हालात ही ऐसे थे, उसकी जो मैं अब कुछ कहना नहीं चाहता, किसी पे कमेंट नहीं करना तो चाहिए, पिछेड़ी लेकिन क्यों है, नहीं बोलो। बात हुई हो रही है ना, इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त भी हम यही बातें कर रहे थे यहाँ पे। तो क्योंकि एक पता होता है बंदे का कि बंदा बैकग्राउंड में अगर थोड़ा तगड़ा हो ना, तो और बात होती है। एक बंदा जो है वो मेरे ख्याल में खुद के खाने के लिए भी उसके पास नहीं है, तो वहां पे आके जो है उसने पछताना ही था। और दूसरा ये है कि उसको पुलिस तंग कर रही है, वो जैसे कह रहे हैं कि आइडियो में। तो ये भी चीज है कि अगर कोई वो असर सुख वाला बंदा होता तो उसको पुलिस भी तंग ना करती, हो सकता है वो ठीक रहती। और वो दूसरे नंबर पे जो है अपने बच्चों को छोड़ के आई है, सबसे बड़ी बात। हस्बैंड को तो चलो छोड़ आई है, मेजर साहब ने ठीक कहा, उसके साथ नहीं बनी होगी, लेकिन बीवी जो को है नहीं सॉरी बीवी को अपनी को छोड़ आई है। तो चले उसके साथ तो नहीं बना, लेकिन ये है कि बच्चों के साथ जो है वो याद तो आती होगी ना उसकी।
क्योंकि बच्चों को छोड़ के आई है, ये उसने एक किस्म का बच्चों पे भी जुल्म किया और अपने आप पे भी जुल्म किया है, तो वो वो डाउट पैदा कभी हो भी गया, जो है वो इस तरह नहीं रह सकती फिर। वो डाउट पैदा हो गया ना कि भाई शादीशुदा थी और मतलब बच्चे भी थे और सब कुछ, वो इतनी खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारी थी, एकदम से कैसे मतलब इतना बड़ा चेंज आ गया और ये चीज़ होगी, वो चीज़ शक में डालती है। और फिर यहाँ जो एजेंसियाँ हैं और जो पुलिस है, और भाई फिर वो सिचुएशन में तो होगी ना। तो बहरहाल ये चीज़ें होती आ रही हैं। बीच में एक और मामला भी इसी मामले के साथ रिलेटेड किया जा रहा है। मैंने एक न्यूज़ सुनी थी यही, कि यहाँ पे जी कह रहे हैं कि इंडिया जो है इसको वापस ले। पाकिस्तान में हाँ, ये न्यूज़ सुनी थी यार बस वो क्या सोशल नाम है मीडिया पे उसका, ही। सीमा हैदर, वो वहां पे थी और सारी सिचुएशन हुई और पीछे मिशन संदूर हुआ और सारी सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट जो है इंडिया पाकिस्तान का हुआ, तो उसमें भी तो रिपोर्टर जा जाके कह रहे थे निकलो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकती ये और वो। मतलब ये कॉन्सेप्ट आ जाके वो जैसी भी उसको इतनी याद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो अपने बच्चे ही साथ ले गई है। वही ना, ये इसकी सिचुएशन ही अलग है। बहरहाल इसको वो जो इंग्लैंड में मेरे ख्याल में हुआ या यूएसए में वो जो चीज़ हुई, वो ग्रूमिंग गैंग वाली, उसके साथ भी रिलेटेड किया जा रहा है इसी मौजू को रख करके। देखिए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये मुल्ला मौलवी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, और सिचुएशन जो है हाथों से निकलती जा रही है। तो भाई मैं कहूँ कि आए दिन कोई ना कोई खबर ऐसी आ रही है, और इस खबर को उससे रिलेट करना एक डिफरेंट सिनेरियो होगा। वो कह रहे हैं कि लव ट्रायंगल जो है, अब वो उसे क्या कहते हैं, लव जिहाद, और वो जो है वो उसको एंगल जो है वो दिया जा रहा है दोनों खबरों को बीच में रखकर, और जो है कंबाइन किया जा रहा है इन दोनों को। मेरे ख्याल में इसको इनको मर्ज नहीं करना चाहिए दोनों खबरों को, ये अलग अलग हैं। और एक अलग सिनेरियो में एक अलग सिचुएशन में जो है वो चीज़ें हुई हैं, वो वहाँ पे रेप केस है और उसकी तो बिल्कुल माफ़ी नहीं है और बिल्कुल चाहते भी नहीं कि हों, और उनको लटकाना चाहिए जो भी हैं, ठीक है ना, और ये चीज़ बंद होनी चाहिए। और ये अलग चीज़ है, यहाँ पे तो वो उसने प्यार मोहब्बत में थे और शादी की और वो चीज़ हुई। अब दोनों पे डिपेंड करता है, लड़के ने तो की जो जिस तरह की हरकतें की, मैं कहूँगा कि औरत की गलती इन अ सीरियस नोट ज़्यादा है, क्योंकि इसने अपने जो है हस्बैंड को छोड़ा और बच्चों को छोड़ा और दूसरी कंट्री ट्रैवल कर रही है। और ये चीज़ जो है भाई कंसर्निंग लाइक होनी चाहिए थी। सही कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होता कि भाई आप देख ही ना सके आगे कि मतलब आगे क्या सिचुएशन होगी और फ्यूचर जो है वो किस तरह का होने वाला है, क्या कठिनाइयाँ जो है वो जो है उसके ऊपर जो है बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये आप देखे बगैर ही जंप कर लिया आपने। तो आप देख रहे हैं कि सीमा हैदर और उसके साथ किस तरह की सिचुएशन जो है वो हो रही है। वो सचिन के साथ क्या रिलेशन है, किस तरह वो रह रहे हैं। तो एक मुकाम जो है वो माशरे में एक औरत को हासिल करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना? इन अ सीरियस नोट, मर्द के लिए तो वो 100 बार भी कोशिश करे, 100 बार उसको चांस मिल जाता है, लेकिन औरत के लिए वन इन अ लाइफ होता है कि भाई एक बार उसको चांस मिलना है, और अगर उसने वो मिस कर दिया, सारी ज़िंदगी एक स्टैम्प लोगों के हाथ में आ जाती है कि ये है इस तरह की। इंडिया में और पाकिस्तान के लोगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे जब सीमा पहुंची थी ना, तो सचिन के जो मोहल्ले वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया था, बहुत सपोर्ट किया था उन्होंने। और भी बहुत सारे लोग मैदान में उतरे हैं जिन्होंने फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। जब उनको पता चला कि ये पाकिस्तान से आई हैं, छोटे-छोटे बच्चे भी हैं साथ। हिंदुस्तान में लोग जो है ना वो रहमदिल हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि कोई देश छोड़ के अपना आई है तो सपोर्ट करेंगे, बल्कि उल्टा जो है ना वो बात को उछालते हैं। उल्टा जो है मुद्दे को और ज़्यादा हाइप करते हैं कि देखें जी इस बंदे ने गलती की है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे इस तरह से नहीं है। वहाँ पे पुलिस ज़ाहिर-सी बात है, आप किसी भी कंट्री से आते हैं तो थोड़ी बहुत छानबीन तो करते ही हैं ना। जब इंक्वायरी कंप्लीट होगी सीमा हैदर की तो उसके बाद जो है उसकी लाइफ़ तो अच्छे से गुज़र रही है। तो वो तो बड़ी खुश है, अपनी लाइफ़ से मुतमिन है, लेकिन ये जो है ये तो 2 माह अभी हुए हैं, शादी को तो तंग पड़ गई हैं। मेरे ख़्याल में इतने वसाइल भी उस बंदे के पास नहीं थे, जिससे इन्होंने शादी की है। तो ज़ाहिर-सी बात है अब हालात तो ख़राब होंगे। तो अब वो वापस जाना चाहती हैं तो वापस अगर चली भी जाएँ, चलें वक़्ती तौर पे उनके हस्बैंड जो हैं, उनको कहते हैं कि वापस आ जाएँ, लेकिन वो लेवल जो पहले एक रिलेशनशिप जिस तरह से उन दोनों का चल रहा था, वैसे चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने ईरान की बात की है जी। ईरान और पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, क्योंकि ईरान का हम शुरू से ही सुनते आए हैं कि भाई अमेरिका ने उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया है। कितनी सारी पाबंदियों को ईरान ने बर्दाश्त किया है,
ईरान की इकोनॉमी की हालत देख ले कि कहाँ से कहाँ तक आ पहुंची है, लेकिन फिर भी ईरान जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। इतनी पाबंदियों का सामना करने के बाद जो अपना एक मौकफ होता है उसके ऊपर वो कायम है। अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसके ऊपर ईरान ने कंप्रोमाइज नहीं किया। हालांकि अमेरिका चाहते ही यही था कि ईरान जो है वो कंप्रोमाइज करे, ईरान को दबाने की कोशिश की, कहा कि हम आपके साथ युद्ध, धमकियां बहुत लगाता है, लेकिन ये अमेरिका को भी पता है कि खुल के अगर ईरान के साथ जिस दिन भी वो युद्ध करेगा ना, तो ईरान ना तो शाम है ना ही इराक है कि वो आसानी से कैप्चर कर लेगा। ईरान के साथ उसे मुकाबला करना पड़ेगा और एक भारी संख्या में नुकसान का सामना भी उसे करना पड़ेगा। ये अमेरिका को भी पता है। इसराइल की अगर बात करें ना, इसराइल के साथ जो बातचीत हुई है ईरान की, ईरान उस चीज के ऊपर मुतमिन है, लेकिन ट्रंप जो है ना, इसके ऊपर एतमाद करना बड़ा मुश्किल है। इसके ऊपर ज़ाहिर-सी बात है, जो भी एतमाद करेगा, आप देख सकते हैं कि ट्रंप का हिसाब तो पुलिस वाला ही है कि जो इसका दोस्त बनेगा, उसको भी खतरा ही है, जो दुश्मन बनेगा, उसको भी खतरा है। अब दोस्ती की अगर बात करें, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कितनी ज़्यादा तारीफ़ें की थी इसकी। वहाँ पे जब तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि रात को भी मैं एक बयान सुन रहा था, उसके ऊपर भी ये कह रहा था ट्रंप जो है, वो कह रहा था कि मैंने ईरान में बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। उसके बाद मुझे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुझे कह रहे थे कि आपकी वजह से मिलियन बिलियन लोगों की जानें बची हैं। एक दो एटमी ताकतें पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो है वो होने वाली थी और आपने रुकवाई है। तो मैंने बहुत सारे 8 जंग जो है वो रुकवाने का फिर से दावा उसने दोबारा से किया है। तो इतनी सारी तारीफों के बावजूद भी देख लें कि पाकिस्तान के ऊपर उसने बैन लगा दिया है। तो वीज़े जिन भी कंट्रियों के बैन हुए हैं उसमें पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। हालाँकि इतनी ज़्यादा तारीफों के बाद होना नहीं चाहिए था। और इंडिया देख लें, झुका नहीं है। इंडिया के खिलाफ उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि टैरिफ लगा देंगे, ये करेंगे, लगाए भी हैं। उन चीज़ों का इंडिया ने सामना किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखा है। देख लें, इंडिया का नाम नहीं है। उन 75 मुल्कों में इंडिया का नाम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का है, इतनी चापलूसी करने के बावजूद भी। तो ईरान जो है वो चापलूस कंट्री नहीं है, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखने वाला कंट्री है। ये तो उसकी बात है। और रज़ा पहलवी जो है ना, वो बैठा कहाँ पे है? वो तो यूके में बैठा हुआ है। यूके में बैठ के तो वो ईरानी लोगों को सपोर्ट, जो प्रोटेस्टर थे, उनसे ये कह रहा था कि आप हिम्मत करिए, आपको आज़ादी मिलने ही वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी मंज़िल बिल्कुल सामने है। वो उल्टा भड़का रहा था लोगों को। वो तो ज़ाहिर-सी बात है, कट्टरपंथी सोच रखने वाला एक बंदा था और इस तरह का था कि उसके जो बाप है उसका, उसके होते हुए ईरानी लोगों को बड़े ज़ुल्म का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज रज़ा पेहलवी जो है वो बड़ा लोगों का हमदर्द बना हुआ है और बैठा यूके में हुआ है और कह रहा है जी कि हुमैनी जो है उसने जो भी कानून बनाए हुए हैं वो ठीक नहीं है। तो आप लोग जो है कोशिश करिए। रज़ा पेहलवी जो है वो अगर इतना ही हमदर्द है ईरानी लोगों का, तो वो ईरान में आके बैठे ना, वो लोगों के साथ चले, लोगों के साथ खड़ा होके कहे कि हम इस ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएँगे। खुमैनी जो है उसके कुछ कवानीन के ऊपर तो हमें भी एतराज़ है, जो औरतों के साथ वो करते हैं ना, वो सरासर गलत है। औरतों को इतना ज़्यादा जो है वो पाबंद नहीं करना चाहिए, जितना वो करते हैं। आज़ादी होनी चाहिए, उनको भी अपनी मर्ज़ी से जीने का हक है, लेकिन ये है कि लिमिटेड होना चाहिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर काम किया हुआ है कि जो औरत हिजाब नहीं पहनेगी जी उसको मार काट दो, ये तो सरासर ज़ुल्म है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि रज़ा पहलवी जो हैं वो इतने अपनी कंट्री के साथ मुखलस नहीं है, जितना हुमैनी की ये बात है कि अपने कंट्री के लिए खड़ा हो जाता है, अपने कंट्री के साथ मुखलस हैं, अपने कंट्री की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको उसने दांव पे नहीं लगाया। बिल्कुल जी, और यही ओपिनियन है और बाकी यही न्यूज़ भी थी। और सबसे बड़ी है कि यही कि पाकिस्तान जो है वो इतना कर कर के भी इमिग्रेंट वीज़ा जो है बैन हो चुका है। ये शर्म वाली बात है और पाकिस्तान के लिए, और माननी पड़ेगी ये, इसमें कोई शक नहीं है। और बांग्लादेश भी, उसके भी बंद हुए हैं। तो बाकी रही बात ईरान की, वो तो सबको पता ही है, न्यूज़ जो चल रही है। अमेरिका जो है वो दोगली पॉलिसी चलाता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये तो हमने पहले ही कहा था कि प्रोटेस्टर उसको वहीं के नज़र आए, बाकी मुल्कों के प्रोटेस्टर उसको नज़र नहीं आए। उसको बांग्लादेश में मरते हुए हिंदू या दूसरे प्रोटेस्टर प्रोटेस्टर नज़र नहीं आए थे। तो ये चीज़ है कि ये सिर्फ़ उसको वहाँ पे क्यों दिखाई दी है, क्योंकि उसके वहाँ पे उसके अपने थे, उसके मतलब के थे। पाकिस्तान में मरे उसको क्यों नहीं दिखाई दिए, एक लफ़्ज़ नहीं बोला। तो ये चीज़ें हैं कि वो सिर्फ़ वहाँ वहीं पे देख रहा है और ये खुल के सामने आ चुका है कि वही रजीम चेंज करवा रहा है।
तो अब वहाँ की जो लोग हैं या वहाँ की हुकूमत है वो रजीम चेंज इतनी आसानी से नहीं होने देंगे, क्योंकि रूहानी पेशवा के तौर पे है वो शिया मुस्लिम के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। खुमैनी जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, शिया जितने भी हैं उनके रूहानी पेशवा हैं वो। तो इतनी आसानी से जो है वो भी हार नहीं मानेंगे। तो वो भी डट के खड़े हुए हैं और गैरत है उनमें। वो झुकाव जो है उनका नहीं है इतना। ये बात ठीक है ये है कि अगर वो चाहें तो अमीर हो सकते हैं आज ही, लेकिन वो किसी के मतलब के अब कह लेंगे टुकड़ों पे नहीं पलना चाहते। बेशक पाबंदियां लगाता रहे अमेरिका उन पे। बाकी जो रिव्यू था वो यही था। बिल्कुल जी, आपके ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।